जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम लोग पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज पहली क्लास है हमारी। और पहली क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान की अवधारणा क्या है। देखिए, मैं कोई पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगा, ना तो कोई यहाँ डायग्राम हो या उससे पढ़ाऊंगा। मैं आपको मुंह से बोलूँगा और आपको कॉपी पेन लेके उसको लिखना है, क्योंकि बिना लिखे आपको याद होगा नहीं। और देखिए, एग्ज़ाम में आपको अगर ये लगता हो कि हम वहाँ समझ के जाएंगे या वैसे जाएंगे तो हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिख पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ इतना प्रेशर होता है। मैं पीसीएस मेंस की या आरओ की में तो जो मेंस होता है उसमें तो ऑब्जेक्टिव आता है, मगर जो पीसीएस मेंस का पेपर होता है उसमें क्वेश्चंस इतने होते हैं कि आपको एक साथ इतने सारी चीज़ों को हैंडल करना, इतना प्रेशर होता है कि अगर आपको जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते भी नहीं है, क्वेश्चंस घुमा के आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको मेन लाइन बोलता जाऊंगा और आपको क्या करना है कि उस पर कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, उसको आपको लिखिए, उसको याद करिए, उसको समझिए। मेन आपको होना चाहिए कि याद होना चाहिए। आपको सारी चीज़ें, सारी किताबें, सारी वो किनारे रखिए, जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको याद करते चलिए, क्योंकि याद रहेगा थोड़ा थोड़ा करके तो ही आप वहाँ पर लिख पाएंगे। क्योंकि मेन तो हमारा मेंस ही होता है ना देना, हम खाली प्री पास करने के लिए तो पढ़ते नहीं हैं। इसलिए मैं आपको बताऊँगा, उसके कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, उसको आपको याद करिए। और आज से हम पॉलिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आर्टिकल्स भी बताऊंगा और उससे संबंधित जो केस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि मेंस में हमें केस को लिखना होता है। उससे क्या होता है, हमारे आधे नंबर, 1 नंबर की बढ़त होती है। अगर आप 20 क्वेश्चन में, मान लीजिए 15 क्वेश्चन में भी आप इन केसेस को लिखते हैं तो 15 नंबर की बढ़त होगी, और 15 नंबर से रैंक में 1000 लोग अंदर या बाहर हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है संविधान की अवधारणा। तो संविधान की अवधारणा से मतलब है कि पहले हम ये समझते हैं। तो संविधान क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द कॉन्स्टिट्यूशियो, लैटिन भाषा का क्या है शब्द? कॉन्स्टिट्यूशियो शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है आदेश देना या विनियमन करना। तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशियो है, जिसका मतलब क्या है? आदेश देना या विनियमन करना है, जैसे हमारे देश में होता है। जो संविधान है वो एक दस्तावेज है, जिसमें मौलिक अधिकारों का संग्रह होता है और जिसके माध्यम से राज्य व्यवस्था विनियमित होती है। ये क्या है? एक मौलिक अधिकारों का संग्रह है। खाली 12 से 35 में ही मौलिक अधिकार नहीं है। आप पूरा संविधान पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मौलिक अधिकार हमें हर कई कई अनुच्छेदों में देखने को मिलते हैं। खाली ये नहीं होता कि हम मौलिक अधिकारों के लिए इसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसमें नहीं जा सकते हैं, डीपीएसपी में नहीं जा सकते हैं। ऐसे ये खाली एक संकुचित सोच है। आपको उससे ऊपर उठ के देखना पड़ेगा, तो संविधान के बारे में आपको पता चलेगा ज़्यादा कि ये क्या है। ये एक दस्तावेज है जिसमें मौलिक अधिकारों का संग्रह होता है और जिसके माध्यम से राज्य व्यवस्था विनियमित होती है। यह देश का सर्वोच्च विधान होता है तथा बाध्यकारी प्रकृति का है। देश का सर्वोच्च विधान है और कैसा है? बाध्यकारी प्रकृति का है। सर्वोच्च विधान क्यों है? क्योंकि कोई व्यक्ति हो या संस्था हो या विधि या पद हो, इसके ऊपर नहीं होते हैं। देश के भीतर बनने वाली सभी विधियां या नियमावली इसी के मार्गदर्शन में एवं नियंत्रण में बनाई जाती है और क्रियान्वित होती हैं। तो क्या है ये? बाध्यकारी प्रकृति का है, सर्वोच्च विधान है। कल को आ जाए, क्वेश्चंस आते रहते हैं ऐसे ही कि राष्ट्रपति सबसे ऊपर है कि संविधान सबसे ऊपर है। तो आपको क्या लगाना है? हमेशा संविधान। संविधान के द्वारा ही प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, जो आपको आर्टिकल 52 में से देखने को मिलती है। तो पहला क्या था? संविधान की अवधारणा। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? आदेश देना या विनियमन करना। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखवाया कि यह एक दस्तावेज है जिसमें मौलिक अधिकारों का क्या होता है? संग्रह होता है और जिसके माध्यम से राज्य व्यवस्था विनियमित होती है। यह देश का सर्वोच्च विधान है तथा बाध्यकारी प्रकृति का है। अब सर्वोच्च विधान क्यों था, इसके लिए मैंने बताया था आपको कि कोई व्यक्ति, संस्था, विधि या पद इसके ऊपर नहीं होते हैं। देश के भीतर बनने वाली सभी विधियां और नियमावली इसी के मार्गदर्शन से कार्य करती हैं और नियंत्रित रहती हैं।
तो निष्कर्षता क्या है कि सभी वो संविधान सभी विधियों की मात्र भूमि कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, संविधान का महत्व और कार्य। हमारे देश में संविधान का महत्व और कार्य क्या क्या है, तो इसमें क्या है, देश की राजनीतिक व्यवस्था, संप्रभुता, भौगोलिक तथा प्राधिकार का निर्धारण संविधान के माध्यम से ही होता है। इसका राजनीतिक व्यवस्था का, संप्रभुता का, भौगोलिक सीमा का तथा प्राधिकार का निर्धारण किसकी वजह से, किससे होता है, संविधान से ही होता है। ये जैसे आप पढ़ेंगे नागरिकता, तो नागरिकता की व्याख्या कौन कर रहा है, संविधान कर रहा है। नागरिकों के अधिकारों कर्तव्यों का स्पष्टीकरण कौन कर रहा है, संविधान कर रहा है। जो आपको फंडामेंटल राइट्स, राज्यों के बारे में, राज्यों की शक्तियों के निर्धारण कौन कर रहा है, संविधान कर रहा है। डीपीएसपी में आपको जैसे आपको दिखता है कि राज्यों को कर्तव्य बताया गया, उसको क्या करना चाहिए। न्यायालय के बारे में बता सकते हैं कि राज्य न्यायालय करता है। ऐसे कई पॉइंट्स आप लिख सकते हैं वहाँ अगर लिखना हुआ आपको। तो देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मूल्यों का स्पष्टीकरण कौन कर रहा है, संविधान कर रहा है। और उनको जो पाना है, मतलब उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल्यों को पाने का, प्राप्ति के लिए भी कौन मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है, संविधान कर रहा है कि हमें कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल्यों को प्राप्त करना है। देश के दृष्टिकोण एवं लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए राष्ट्र हित तथा उससे संबंधित अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक नीतियों का निर्धारण। क्या मतलब कि अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक नीतियों का निर्धारण और उनके प्राप्ति के लिए जो कार्य पद्धति है, जो मार्गदर्शन है, वो कौन प्रदान करता है, संविधान प्रदान करता है। कि हमें कैसे कोई नीति बनानी है, कैसे हमें महिलाओं के लिए क्या करना है, भाई शिक्षा के लिए क्या करना है, पिछड़ी जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में संविधान में बताया गया है बतौर आर्टिकल में। अभी मैं जब आपको कल से आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा मूल अधिकार, तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें हर आर्टिकल्स में 15(4) हो गया, जैसे 15(5) हो गया, 16(4) हो गया, 16(5), 15(6) हो गया। तो इन सब आर्टिकल्स में आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं, बाकायदा नियम विधि बना के कि संविधान के क्या उद्देश्य हैं। अब दूसरा होता है कि संविधान के प्रकार। तो पहला होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित क्या होता है, यह पूर्णतः संहिताबद्ध होता है। लिखित पूर्णतः संहिताबद्ध होता है, इसकी संरचना सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित होती है। लिखित संविधान का क्या है, पहला पॉइंट, पूर्णतः संहिताबद्ध होता है, और दूसरा इसकी संरचना सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित होती है। यह तार्किक होता है, चेतना युक्त तथा योजनाबद्ध निर्णयों पर आधारित होता है। मतलब इसको सोचा जाएगा, फिर लिखा जाएगा और एक योजना के अनुसार इसको बनाया जाएगा कि हमें पहले इसको करना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसके आगे इसको हमको संविधान में पॉइंट करना है। तो ये क्या होता है, योजनाबद्ध तरीके से लिखा जाता है। यह अपेक्षाकृत अधिक कठोर होता है। जो संविधान का प्रकार है वो अपेक्षाकृत अधिक, लिखित संविधान का जो प्रकार है वो क्या होता है, कठोर होता है, अधिक। ये क्या होता है, निर्धारित तिथि को स्वीकृत होता है और लागू होता है। सामान्य तौर पर न्यायपालिका को संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी दी जाती है। क्या पता है मैंने, निर्धारित तिथि को स्वीकृत और लागू होगा। सामान्य तौर पर न्यायपालिका को संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने और इसको विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। कहाँ कहाँ है लिखित संविधान, भारत हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यूएसए हो गया, इन जैसे देशों में हमें लिखित संविधान देखने को मिलता है। अब अलिखित संविधान क्या है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये संहिताबद्ध नहीं होता है, ये समय के साथ विकास करता है। मतलब समय के साथ होता जाएगा कि हमें ये नियम बनाने चाहिए तो उसको उसमें नोट कर लिया जाएगा, ये नियम हटाना चाहिए तो उसको हटा दिया जाएगा। जैसे जैसे समय के साथ विकास होता जाएगा वैसे वैसे आपका संविधान भी विकास करता जाएगा, परिस्थितियों के हिसाब से। परंपराओं पर आधारित होता है, अधिक लचीला होता है कि हमें इनके हिसाब से ऐसा संविधान बनाना है, ऐसे पॉइंट्स नोट करने हैं जो इनको फ़ायदा दें, जो इनका उत्थान करें, तो उसको उसमें नोट किया जाएगा। ये अब प्रथा में नहीं है हमारे, तो इसको हटा दिया जाएगा। न्यायपालिका की शक्ति सीमित होती है इसमें, जबकि लिखित में क्या हो रहा है कि न्यायपालिका की शक्ति अधिक कठोर है, क्योंकि उसी को संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने की शक्ति दी गई है। जबकि यहाँ क्या है, न्यायपालिका की शक्ति सीमित कर दी गई है और संसद की सर्वोच्चता
बढ़ा दी गई है। जनप्रतिनिधियों की संस्था, जिसको संसद कहते हैं, वो उसका क्या है, महत्व बढ़ गया है। कहाँ कहाँ है? कनाडा, इज़राइल, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन आदि देशों में अलिखित संविधान है। कनाडा, इज़राइल, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन में अलिखित संविधान की अवधारणा हमें पाई जाती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? संसद की अवधारणा क्या होती है, संविधान का महत्व और कार्य क्या क्या है, संविधान के प्रकार लिखित अलिखित पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है कि भारत में संविधान और भारत के संविधान को जो उधार का थैला कहा जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्यों कहा जाता है कि नहीं है, ये भी हम देखेंगे। तो पहली बात तो भारत का संविधान लिखित क्यों कहा जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसके प्रभाव के कारण क्या हुआ कि वैश्विक स्तर पर उथल पुथल की स्थिति थी। और उसके उस उथल पुथल की स्थिति में हमको क्या करना था कि ना तो हमको सर्वोच्च और ना तो हमको निम्न नहीं अपनाना था, हमको मध्यम मार्ग अपनाना था उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो और हमारे देश में भी अंदरूनी अशांति थी, हमारे देश में भी अंदरूनी अशांति थी, जिसके लिए हमें देश की एकता और अखंडता को क्या करना था, सुनिश्चित करने की चुनौती थी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों को व्यवस्थित करने की उद्देश्य थी, और उनकी व्याख्या करने की भी ज़रूरत थी कि हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य क्या हैं। तो और एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार करना था हमें, जिसके लिए सामूहिक निर्णय निर्माण के माध्यम से जो दस्तावेज़ तैयार किया जाए, कि ना तो हमें बहुत किसी एक वर्ग को लेके जो बहुत प्रतिभाशाली हो उसको लेके हमको बना लेना था कि वो, नहीं तो सारी चीज़ें उन्हीं के हिसाब से होती हैं, और ना तो हमें सबसे निम्न, क्योंकि जिसका शोषण हो रहा है उसके हिसाब से बना दिया जाता है कि इनको इनको मिलना चाहिए। तो ऐसे क्या होता है कि खाली निम्न वर्ग के लिए होता है, मध्यम और उच्च के लिए कोई पॉइंट्स नहीं होते उसमें। तो इसलिए क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक लिखित संविधान तैयार किया जो हमें एक मध्यम मार्ग प्रदान करेगा, राष्ट्र निर्माण के संबंध में अधिकार देगा, कर्तव्य की स्पष्ट व्याख्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने के लिए हमें क्या मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तो हमने एक लिखित संविधान क्या किया, बनाया। अब हमने संविधान, जो भारतीय संविधान है, उसमें कई सारी चीज़ें हमने, जैसे 1935 के एक्ट से ली हैं, कुछ फ्रांस से ली हैं, यूएसएसआर से ली हैं, यूएसए से ली हैं, ब्रिटेन से ली हैं, जर्मनी के वाइमर संविधान से ली हैं। तो कई सारी चीज़ें हमने कई देशों के संविधान को पढ़ा, उसमें से जो जो अच्छी चीज़ें हमको लगी उसको हम लोगों ने हमारे संविधान में रखा। तो इसलिए हमारे संविधान को क्या कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है। तो क्या ये उधार का थैला है या नहीं है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उसको आप लिखिए और समझिए। कि माना जाता है कि संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया गया है, जो हमने संसदीय लोकतंत्र लिया है वो ब्रिटेन से लिया है, परंतु भारत में संविधान संप्रभु है, जबकि ब्रिटेन में संसद कैसी है, संप्रभु नहीं है। हमने, लोग कहते हैं संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया है, मगर भारत में संविधान कैसा है, संप्रभु है, जबकि ब्रिटेन में कैसा है, संसद संप्रभु है। अभी मैंने आपको बताया तभी था अलिखित और लिखित में, कि कहाँ अलिखित संविधान है वहाँ पर न्यायपालिका क्या होती है, की शक्ति सीमित होती है, जबकि संसद की शक्ति सर्वोच्च होती है। तो यहाँ क्या है, भारत में संविधान संप्रभु है, जबकि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। भारत में गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, राजमुकुट का शासन है। भारत में अपवाद छोड़कर संसद के दोनों सदनों की शक्तियाँ समान हैं, जबकि ब्रिटेन में कैसा है, हाउस ऑफ, जबकि ब्रिटेन में द्वितीय सदन, जिसको द्वितीय सदन को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, विश्व का सबसे कमज़ोर सदन माना जाता है। भारत में क्या है, दोनों सदनों की शक्तियाँ समान है, खाली क्या होता है, आपातकाल या विशेष स्थिति हो गई कि परिस्थिति हो गई कि जहाँ पर एकात्मक की ओर झुकता है, बाकी दोनों सदनों की, बाकी सामान्य परिस्थिति में दोनों सदनों की शक्तियाँ भारत में समान हैं। और हमारा जो अर्थशास्त्र ग्रंथ था उसमें भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की चर्चा की जाती थी। मतलब हमारे यहाँ पहले से ही मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, इन सब की चर्चा होती आई है, ये कोई नई चीज़ नहीं थी जो हमने वहाँ से ली थी।
ये हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि ब्रिटेन से लेने का मेन मूल उद्देश्य क्या हुआ संसद कि हम उसी चीज़ को कई सालों से उसी में हम यूज़ कर रहे थे, तो हम उस चीज़ को जानते थे कि वो क्या सही है कैसे गलत है, उसमें क्या सुधार करने हैं। जिस चीज़ को हम यूज़ कर चुके हैं उसी चीज़ के बारे में तो हम सही गलत बता सकते हैं। अभी कोई नई चीज़ थोप दी जाती है भारत के ऊपर, तो भारत उस समय के उस परिस्थिति के हिसाब से उसको अपना ही ना पाता, तो इसलिए ऐसा किया गया है। और कहा जाता है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, तो ये भी कहा जाता है कि ये भी उधार के थैले के हिसाब से है। परंतु जो मौलिक अधिकार है वो तो अमेरिका ने भी पहली बार नहीं है, वो तो 1215 ईस्वी के मैग्ना कार्टा से माना जाता है जो मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति है। तो अमेरिका से लेना ये तो नहीं सही लगता। फिर अमेरिका के मौलिक संविधान में मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान नहीं थे। जो अमेरिका का मूल मौलिक संविधान जो बना था अब है, बाद में उसको लिया गया है, मगर जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे। एक पॉइंट और बताता हूँ आपको कि जो अमेरिका में मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो अपवाद रहित हैं, जबकि भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो अपवादों के साथ हैं। उन पर युक्त निर्बंधन की सीमा आरोपित होती है। और एक और कहा जाता है कि भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। क्या ऐसा भी है? तो इसमें है कि संघात्मक व्यवस्था इस अधिनियम में होने के बावजूद भी 1935 का जो हमारा अधिनियम था उसमें संघात्मक व्यवस्था थी, मगर फिर भी हमने संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली है? कनाडा से ली गई है। कि मतलब कनाडा का ज़्यादा श्रेष्ठ है उस चीज़ के हिसाब से 1935 के हिसाब से। 1935 में कुछ खामियां हैं जो इसीलिए हमने और जगह के संघात्मक शासन को पढ़ा, जो उसमें हमको सबसे अच्छा लगा वो हमने वहाँ से नोट करके लिखा। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वाइपर संविधान से लिया गया, जबकि 1935 के अधिनियम में क्या था? आपातकालीन प्रावधान था, मगर हमने उससे नहीं लिया। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को संसद की स्वीकृति से जोड़कर उसे लोकतांत्रिक स्वरूप दिया गया। मतलब आपातकालीन प्रावधान जब हमारे आपातकाल लागू होता है तो उसमें संसद उसके लिए लिखित मौखिक स्वीकृति प्रदान करती, तब वो लागू होता है। जबकि जर्मनी के संविधान में वह तानाशाही का प्रतीक था। हमने जर्मनी के संविधान से लिया वाइमर संविधान से, मगर उसको भी अपने हिसाब से उसको उसमें शोध किया, उसको संशोधित करके हमने लिखा। हमने डायरेक्ट नहीं उठा लिया किसी चीज़ को। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि भारतीय संविधान उधार का थैला है कि नहीं है, इसके लिए मैंने आपको कुछ बताया है। तो आप इसको याद करिए, इसको लिखिए। इसमें एक नोट करके एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि भारतीय संघात्मक की तुलना अमेरिका से भी की जाती है, जबकि अमेरिका में समरूपी संघात्मक है और जबकि भारत में एकात्मक और असमरूपीय दोनों हैं। भारत में एकात्मक और असमरूपी दोनों है, जबकि अमेरिका में कैसा है? समरूपी संघात्मक है। एक और पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा कि जो गणराज्य शब्द है वो कहा जाता है कि हमने फ्रांस से लिया है, परंतु प्राचीन काल में भारत में गणराज्य थे तथा तथ्यात्मक वस्तु स्थिति यह है कि भारत गणराज्य की जन्म स्थली है। तो हमने गणराज्य शब्द फ्रांस से लिया है, ये भी लिया है खाली, मगर ऐसा नहीं था कि हमको गणराज्य मालूम नहीं था या भारत में कभी गणराज्य थे नहीं। गणराज्य की स्थिति पहले से भी थी। जब आप महाजनपद काल पढ़ते हैं उसके बाद का काल पढ़ते हैं तो आपको वहाँ गणराज्यों की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो ये था हमारा उधार का थैला कि भारतीय संविधान उधार का थैला है कि नहीं है। तो भारतीय संविधान का अगर हम सूक्ष्म विश्लेषण कर लें, एक पॉइंट ऐसे लिखिएगा, भारतीय संविधान का सूक्ष्म विश्लेषण अगर हम करें तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? भारतीय संविधान का सूक्ष्म विश्लेषण अगर हम करें तो हो सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या है कि यह लक्ष्य और मूल्य का तार्किक संगम है। मतलब लक्ष्य और मूल्य कि हमको लक्ष्य क्या प्राप्त करना है और किन मूल्यों के आधार पे हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये एक तार्किक संगम बैठाया गया है। श्रम विभाजन एवं वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित है कि श्रम विभाजन किया गया है, वो भी किसके आधार पर? वैज्ञानिक प्रबंधन के आधार पर। 3 पृथक वाचनों में विचार विमर्श तथा बहस के माध्यम से सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ सर्वसम्मत दृष्टिकोण विकसित करने पर बल।
जो भारतीय संविधान था उसमें 3 पृथक पृथक वाचन हुए थे, जिसमें विचार विमर्श होता था, बहस होती थी कि किस चीज़ को किस पॉइंट को हटाना है, क्या सही है, किस में संशोधित करना है, और जो सर्वसम्मत दृष्टिकोण होता था उसी पर बल दिया जाता था, उसी को संविधान में लिखा जाता था। तो हमने सर्वसम्मति के दृष्टिकोण पर बल दिया है। हम भारत के लोग द्वारा स्वीकृत एवं अंगीकृत जो प्रस्तावना है, जब आप पढ़ेंगे उसको तो शुरुआत कैसे होगी, हम भारत के लोग, मतलब इसके भारत के लोगों ने इसको स्वीकृत एवं अंगीकृत किया है। ये नहीं कि हम कांग्रेस ही या हम जो अधिवक्ता होते थे उनका कि हम अधिवक्ता, इन सब ने स्वीकृत नहीं किया है, हम भारत के लोग ने। क्यों? क्योंकि उस समय के जो लोग थे, बाद में आने वाले जो लोग हैं, आज से 100 साल बाद जो आएंगे, वो भी जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, हम भारत के लोग। उन लोगों का भी प्रस्तावना से वही जुड़ा होगा, या भारतीय संविधान से वही जुड़ा होगा जो 1950 में था, जो 2000 में है, जो 2050 में है, जो 3000 में होगा। वो यही पढ़ेंगे, हम भारत के लोग। विविधता में एकता का परिचायक, विविधता में एकता का परिचायक कहा जाता है। भारत में इतनी विविधता है, उन सब में एकता का परिचायक है संविधान। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित भारतीय चिंतन एवं दर्शन का प्रस्तुतिकरण करता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित भारतीय चिंतन एवं दर्शन का प्रस्तुतिकरण। आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे, तो इन सब में दिया गया है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को शांतिपूर्ण तरीके से, समझौतों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना है, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना है, ये सब संविधान में दिया गया है। उद्देश्य और संकल्प के मार्गदर्शन में तैयार किया गया दस्तावेज है। तो हमने क्या किया कि सूक्ष्म विश्लेषण किया कि भारतीय संविधान कैसा है, जिसमें जो हमारा संविधान था वो कैसे बना, सर्वसम्मति के आधार पर बना, 3 पृथक पृथक वाचनों के द्वारा विचार विमर्श किया गया, विभिन्न तरीक़ों से, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, हमें किन मुद्दों को कैसे संभालना है, कैसे क्या करना है, किन को क्या अधिकार देने हैं, किन को क्या अधिकार नहीं देने, ये सब संविधान में दिया गया है। तो ये था हमारा भारतीय संविधान का क्या सूक्ष्म विश्लेषण। तो अब हम अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, समाजवाद। मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ संविधान शुरू करने से पहले। तो अगला टॉपिक क्या है, समाजवाद क्या है। तो जो समाजवाद है वो क्या है कि उसका मतलब होता है कि अवसर की समानता और लोगों को बेहतर जीवन सुनिश्चित करना। क्या मतलब होता है कि अवसर की समानता हो और लोगों का बेहतर जीवन सुनिश्चित करना, ताकि समता मूलक समाज की स्थापना हो सके, जिसमें सब समान हो, जिसमें गरीबी या भूखमरी ना हो, लोगों को विशेष तौर सीमांत वर्ग के लोगों को नज़रअंदाज न किया गया हो। ये होता है एक समाजवाद, जिसमें उत्पादन, वितरण एवं नियमन पर राज्य का नियंत्रण हो, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का मिश्रित अस्तित्व, परंतु राज्य के मार्गदर्शन में। मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का मिश्रित अस्तित्व होगा, मगर राज्य के मार्गदर्शन में होगा। तो ये क्या था, समाजवाद था। समाजवाद 2 प्रकार के, एक फेबियन समाजवाद, एक गांधीवादी समाजवाद। फेबियन समाजवाद क्या कहता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, नियमित और निरंतर सुधार एवं वृहत उद्योगों का समर्थन करता है। मतलब ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नियमित एवं निरंतर सुधार चाहता है, किसके तहत, वृहत उद्योगों के तहत। बड़े बड़े उद्योग लगाएं ताकि बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन संभव हो एवं गरीबी को समाप्त करने में सफलता मिले। तो ये फेबियन समाजवाद है। और दूसरा क्या है, गांधीवादी समाजवाद है। गांधीवादी समाजवाद क्या कहता है कि नीति शास्त्रीय अर्थशास्त्र से संबंधित है गांधीवादी समाजवाद, जिसमें आत्मनिर्भरता हो, स्वरोजगार हो, लघु और कुटीर उद्योग तथा ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल। ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध जो संसाधन है हमें उनका सर्वोत्तम इस्तेमाल करना चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों का इस्तेमाल करना चाहिए, वृहत उद्योगों का नहीं। उन्होंने ही कहा था, गांधीवादी समाजवाद की ये उदाहरण है कि स्मार्ट गांव स्थापित करने का पर बल दिया गया था कि हमें शहर नहीं गाँव को स्मार्ट करना चाहिए। भारत एक उदारवादी देश है, जिसमें समाजवाद का संबंध लोक कल्याणकारी राज्य से है।
भारत में से क्या संबंध है, जिसमें समाजवाद का संबंध कैसे भारत से, एक लोक कल्याणकारी राज्य से है। अब समाजवाद के हम कुछ लाभ और हानिकारक तत्व देख लेते हैं, जो मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि समाजवाद क्या है तथा इसके लाभ और हानिकारक तत्वों को संक्षेप में बताइए। 100 शब्द में भी आ सकता, 125 शब्द में भी आ सकता है और 150 शब्द में भी आ सकता है। तो ये आप लाभ में क्या कहें, लाभ में कुछ पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं कि समाजवाद आर्थिक समानता एवं समता मूलक समाज पर बल देता है। समाजवाद क्या करता है, समाजवाद आर्थिक समानता और समता मूलक समाज पर बल देता है, ये इसके लाभ हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, संसाधनों के वितरण एवं पुनर्वितरण के माध्यम से लोक कल्याण सुनिश्चित करना, कि संसाधनों का वितरण कर समानता के आधार पर किया जाएगा और पुनर्वितरण किया जाएगा, कि अगर है किसी के पास कम है ज़्यादा है तो उसको भी पुनर्वितरण किया जाएगा कि ज़्यादा वाले को बराबर दिया जाए, कम वाले को ज़्यादा वाले के बराबर कर दिया जाए। तो वितरण और पुनर्वितरण के माध्यम से भी लोक कल्याणकारी राज्य की सुनिश्चित करना है। जीवन स्तर में सुधार तथा स्वास्थ्य संबंधी संस्थागत ढांचे को विकसित करने में सहायक होता है। जीवन स्तर में सुधार तथा स्वास्थ्य संबंधी संस्थागत ढांचे को विकसित करने में सहायक होता है। श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षक होता है, मतलब वेतन और वस्तु सेवा के संबंध में ये श्रमिकों का तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों का संरक्षक होता है, कि श्रमिक हैं उनको वेतन किस हिसाब से मिल रहा है और जो उपभोक्ता हैं उनको वस्तु किस हिसाब से मिल रही है, मिलावटी है कि नहीं मिलावटी है। श्रमिकों को कहीं वेतन जो भारत में तो फिक्स है कि न्यूनतम वेतन इससे कम नहीं मिलना चाहिए, उससे कम तो नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं उनका शोषण तो अधिक नहीं हो रहा है। तो इन सब को हितों का संरक्षक करता है। और हानिकारक इसके क्या क्या तत्व हैं समाजवाद के, व्यक्ति या नागरिकों पर अधिक कर आरोपित किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक हम कर को वसूल सकें और जिनके पास नहीं है उनको दे सकें। तभी तो यही पुनर्वितरण होगा कि जिसके पास ज़्यादा है उससे लेके जिसके पास कम है उसको देना। तो क्या किया जाएगा, अधिक कर आरोपित किया जाएगा। उद्यमशील लोग उत्पादन के क्षेत्र में अभिप्रेरित नहीं होते हैं, मतलब कोई प्रॉफिट होगा नहीं, उद्यमशील लोग हैं वो क्या करेंगे, प्रॉफिट है नहीं, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं आज मैंने इतना कमाया, क्योंकि उनको मालूम है कि वो जितना ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे उतना ही उनसे लेके बाकी सबको दे दिया जाएगा, तो वो अभिप्रेरित नहीं होंगे। लोक कल्याण के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र का पेशेवर प्रबंधन संभव नहीं हो पाता है। लोक कल्याण के नाम पर उत्पादन एवं उत्पादकता तथा विपणन के क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रतियोगिता का अभाव होता है। कार्यात्मक योग्यता एवं कार्यस्थल पर अनुशासनहीनता में वृद्धि देखी जाती है। तो ये थे 5 पॉइंट, हानिकारक भी बता दिया और लाभ भी बता दिए, समाजवाद भी समझ में आ गया। अब कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में जानेंगे, फिर मूल अधिकार हम लोग शुरू करेंगे। देखिए प्रस्तावना, सबके पास संविधान है, प्रस्तावना आपको खुद से पढ़ना है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं बाद में प्रस्तावना आपको वो पॉइंट्स बता दूंगा कि कैसे वो पॉइंट्स हमें समझने हैं। दूसरा 1 से 4 आर्टिकल 1 से 4 जैसे भारत के बारे में उसमें आपको पढ़ना है। 5 से आर्टिकल 5 से 11 तक, 5 से 11 तक क्या करना है, नागरिकता के बारे में। ये दोनों आपको खुद पढ़ने हैं। आगे जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ेगा इसे बीच बीच में आर्टिकल आते जाएंगे, मैं उसको समझाता जाऊंगा। ये बहुत ज़रूरी नहीं है, मूल अधिकार से ज़्यादा कंपलसरी है, तो मूल अधिकार से हम शुरू करेंगे। बाद में जब संविधान समझ ख़त्म हो जाएगा कहेंगे आप लोग तो मैं ये पढ़ा दूंगा प्रस्तावना आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक का। तो अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।